Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about emergency, also known as dark days in Indian democracy. And this topic is important from our syllabus paper 2 post consolidation history point of view. सबसे पहले इमरजेंसी का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. इमरजेंसी जो हमारे देश में 1975 में लगाई गई थी. उसके अलावा आपको पता होगा कि इमरजेंसी इसके पहले दो बार और लगाई जा चुकी थी इन 1962 एंड 1971 बिकॉज ऑफ टू वॉर्स दैट इंडिया फॉट, वन अगेंस्ट चाइना एंड अनदर अगेंस्ट पाकिस्तान. लेकिन जो 1975 वाली इमरजेंसी थी उसको कहा जाता है डार्क डेज इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो ज़रा समझते हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड रहा, क्या कॉन्टेक्स्ट रहा जिस कारण से उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई. तो एकदम बैकग्राउंड डिटेल में समझते हैं. देखिए 1971 में जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसमें पूरे मेजॉरिटी के साथ जीत करके कांग्रेस पार्टी और उनकी लीडर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आई. शी हैड गिवन अ वेरी पॉपुलर स्लोगन एज वेल कि गरीबी हटाओ. तो इस कारण से पुअर लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था उनको. उनकी जो पॉलिसीज़ थी दैट वेर मोस्टली लेफ्टिस्ट अप्रोच, तो थोड़ी कम्युनिस्ट टाइप की पॉलिसीज़ थी, लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक या फिर एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स. जो राजा महाराजा लोग थे उनको जो बहुत ज़्यादा पेंशन अमाउंट दिया जाता था प्रीवी पर्स, उसको बंद कर दिया गया था. तो मुद्दा ये है कि कॉमन मैन, गरीब इंसान, आम आदमी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इंदिरा गांधी को. और 1971 में उस सपोर्ट को लेकर के वो काफ़ी भारी मेजॉरिटी से जीत करके प्रधानमंत्री बनी. लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडिया फेस करने लगा अंडर हर लीडरशिप. इकोनॉमिक चैलेंजेस के पीछे कुछ कारण भी हैं. जैसे 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, आपको तो पता है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस वेंट इनटू ईस्ट पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम एंड लिबरेटेड इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश. लेकिन उसके पहले जो इवेंट्स हुए वो भी आपको पता है. मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज फ्लेड टू इंडिया एंड दैट क्रिएटेड एन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फॉर इंडिया. तो ये इशूज़ हुए. उसके अलावा देयर वेर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. फ्रॉम 1971 टू 75 देयर वेर फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स. और फिर एक एक्यूट क्राइसिस आया 1973 में, जिसको ऑयल क्राइसिस नाम से जानते हैं. ये ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ इजराइल और पैलेस्तीन के मुद्दे के कारण. देखिए आपको पता है कि अरब कंट्री जो हैं वो मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं. 1973 में एक मेजर अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें सीरिया और इजिप्ट, जो दो इंपॉर्टेंट अरब कंट्री, उन्होंने इजराइल पे वॉर लॉन्च कर दिया. आपको तो पता है कि वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूएस या यूरोप वो इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाना शुरू किया अरब कंट्रीज़ के ऊपर अगेंस्ट दिस वॉर. और इसके जवाब में ये अरब कंट्रीज़ जो ऑयल सप्लाई को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, ऑयल सप्लाई पे जिनकी हेजेमनी है, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कट डाउन कर दिया. और जब ऑयल प्रोडक्शन को कट डाउन कर दिया तो तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ गए. उन्होंने ऑयल के प्राइस कट डाउन किए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ को दबाने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा सा डोमिनेट करने के लिए. लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ गया इंडिया पे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ तो फिर भी रिच थे, सो लार्जर और हाइयर प्राइस में भी वो ऑयल खरीद पा रहे थे. लेकिन इंडिया विच इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन ऑयल इम्पोर्ट टू मीट इट्स डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वो इतना ज़्यादा हाई प्राइस पे कर पाने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी. वी हैड सम करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. तो ये सब कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस निकल के आए. आपको मैंने जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पढ़ाया था IEA, तब ये भी बताया था कि कैसे ऑयल क्राइसिस जो 1973 में हुई, उसी के रिस्पॉन्स में फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिल करके, खासकर जिनको OECD कंट्रीज़ कहते हैं, इन्होंने मिल करके एक अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन बना लिया IEA, जो उनको फ्यूचर में इस तरह के एनर्जी क्राइसिस से बचाएगा. तो आई होप आपको ये पूरा सिचुएशन समझ आ रहा है. Western countries, OECD countries somehow protected themselves from this oil crisis, but India was badly hurt. तो ये सब इकोनॉमिक चैलेंजेस निकल के आ रहे थे. और इतने सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण
नेचुरली इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में था, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, पॉवर्टी बढ़ने लगी, और ऐसे हालत में एक तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था पूरे इंडिया में। यूथ जो है अलग अलग जगहों पे, चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, वहाँ पे रेस्टलेस हो रहे थे। और उस टाइम में फिर लीडर जयप्रकाश नारायण, काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, जनता पार्टी के लीडर थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम दिया उन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जो इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसको हमें निकाल बाहर करना चाहिए, वी शुड आउस्टर दिस गवर्नमेंट। और फिर उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस या आर्मी को भी सरकार के उन कानून को, उन ऑर्डर्स को नहीं मानना चाहिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस को ऑर्डर दिया जा रहा था कि स्टूडेंट्स पे डंडे बरसाइए, प्रोटेस्ट को चुप कराइए जैसे भी हो, बाय यूज ऑफ फोर्स, वायलेंस। तो फिर संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने यह भी कहा कि पुलिस को इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं मानना चाहिए, आर्मी को इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। तो मुद्दा यह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस के कारण देश में एक रेस्टलेसनेस का माहौल बन रहा था। और दूसरा पॉलिटिकल चैलेंज खड़ा हो गया इंदिरा गांधी के लिए। देखिए, ये पॉलिटिकल चैलेंज को हम समझ सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस राज नारायण केस। तो 1971 का इलेक्शन जो मैंने आपको बताया, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत करके आई, इंदिरा गांधी भी जीत करके आई अपने रायबरेली वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन लोकसभा, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री ही बनी। तो रायबरेली वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किया था राज नारायण ने। और इंदिरा गांधी जी के जीतने के बाद राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया अगेंस्ट इंदिरा गांधी फॉर इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। तो 2-3 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आपको बता रहा था, जब वेस्ट बंगाल का इशू मैंने कवर किया था, जब बताया कि ममता बनर्जी ने केस फाइल कर दिया है कोलकाता हाई कोर्ट में फॉर माल प्रैक्टिसेस, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट शुवेंदु अधिकारी। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन को लेकर के अगर कोई माल प्रैक्टिस का पिटीशन है तो दैट इज फाइल्ड इन अ हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया। और अभी ये इकोनॉमिक चैलेंजेस चल ही रहे थे, जगह जगह पे संपूर्ण क्रांति लहर पकड़ ही रही थी कि दूसरे तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया 12 जून 1975 को, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को माल प्रैक्टिस करने का, यानी कि कुछ गलत तरीके अपनाने का दोषी पाया। और अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इंदिरा गांधी को ऑर्डर दिया गया कि सी कैन नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको आगे 6 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिबार किया जाता है। मतलब सी कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। ये ऐसे प्रोविजन लिखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कि अगर आप इलेक्टोरल फ्रॉड करते हैं तो सबसे पहले तो उस आपकी जो भी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आप अगर जीत करके एमपी बने हैं या प्रधानमंत्री जो कुछ भी बने, मिनिस्टर बने, वो सब हटा दिया जाएगा, और प्लस आपको 6 साल इलेक्शन कंटेस्ट करने से भी बार कर दिया जाएगा। तो इस तरह का ऑर्डर सुना दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे तो परेशान थी ही सरकार, उनके खुद के इंडिविजुअली पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट हो गए इंदिरा गांधी के लिए। और फिर इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी 25 जून 1975 को। तो 12 जून को यह फैसला आया, 2 हफ्ते का वक्त लिया सरकार ने, और 25 जून 1975 को रादर दैन रिजाइनिंग हरसेल्फ शी इम्पोज्ड इमरजेंसी इन इंडिया। और इमरजेंसी डिक्लेयर कराया गया अंडर आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पे क्यों डार्क डेज कहा जाता है इस इमरजेंसी को, अब वो बात आपको धीरे धीरे समझ आने लगी होगी। क्योंकि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर कराई गई वो असल में ज़रूरत थी नहीं इसकी। ऐसा नहीं था कि देश में सच में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एक्चुअल में सरकार फेल हो रही थी, और सरकार अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स को कर्ब करने के लिए और अपने खुद के पॉलिटिकल चैलेंजेस को अवॉइड करने के लिए सरकार ने इमरजेंसी लगा दिया। तो मतलब अपने आप को बचाने के लिए, नॉट फॉर सेविंग द कंट्री। इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं कि देश में अगर कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज आ जाए तो देश को बचाने के लिए आप इमरजेंसी प्रोविजन लगाएं, लेकिन सरकार ने खुद को बचाने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल किया। दैट इज व्हाट इज नोन एज डार्क डेज इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखे हैं इमरजेंसी को लेकर के, वो भी जरा समझते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेज दैट दिस नेशनल इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड by a promulgation through the president in case of
सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, तो अगर देश के लिए, ध्यान दीजिए, देश के लिए खतरा हो तो इमरजेंसी का एप्लीकेशन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 352, और जिसमें 3 मुख्य कारण होंगे जिसके अंतर्गत इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। आइदर देयर इज कंडीशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। तो या तो किसी देश से लड़ाई चल रही हो या किसी देश ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया हो, वॉर हो चल रही हो दो, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो, लोगों ने बंदूक हथियार लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो, रेबेल कर दिया हो बंदूक हथियार लेकर के। अब ये जो टर्म आर्म्ड रिबेलियन है, इस पे ध्यान देना होगा हमें, क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें आर्म्ड रिबेलियन नहीं लिखा हुआ था। ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे टर्म लिखा था वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे, तीनों में से कोई भी अगर एक ग्राउंड हो तो आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और सरकार ने ये तीसरा ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस का इस्तेमाल किया इस 1975 की इमरजेंसी को अप्लाई करने के लिए। अब ये जो टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो काफ़ी एम्बिगुअस है। कुछ भी, किसी भी चीज़ को आप इंटरनल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। अगर लोग प्रोटेस्ट करें कि आपकी नीतियां खराब हैं, आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे आपकी सरकार फेल हो रही है, आप उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस कह के इमरजेंसी लगा सकते हैं, जबकि ये जेन्युइन ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया शुड बी अंडर थ्रेट ना। बट ये तो आपके फेलियर्स की बात की जा रही है, सरकार के फेलियर्स की बात की जा रही है, बट यू यूज दिस प्रोविजन इंटरनल डिस्टर्बेंस इन ऑर्डर टू अप्लाई इमरजेंसी। तो ये काफ़ी एम्बिगुअस टर्म है, ऐसा टर्म है जिसका मिसयूज हो सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और यही मिसयूज किया उस टाइम की सरकार ने, और इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला दे करके उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। जबकि सच्चाई तो ये है कि ये इनकी नाकामयाबी थी, पर्सनल फ्रंट पे पॉलिटिकल चैलेंजेस थे और इकोनॉमिक फ्रंट पे सरकार की नाकामयाबी थी। और यही कारण है कि बाद में जब इमरजेंसी हटी 1978 में, फिर अमेंड करके 77 में इमरजेंसी हट गई थी वैसे, फिर जो अगली पार्टी आई जनता पार्टी, उसने संविधान को अमेंड करके ये टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया विथ आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन एक काफ़ी क्रिस्टल क्लियर टर्म है, इट इज़ नॉट एम्बिगुअस। आर्म्ड रिबेलियन, अगर लोग हथियार लेकर के सड़क पे उतर आए तो फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आर्म्ड रिबेलियन का मिसयूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये एक क्लियर कट या क्रिस्टल क्लियर टर्म है। तो उस टाइम में तो इंटरनल सिक्योरिटी का या इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर के सरकार ने इमरजेंसी लगा दी 25 जून 1975 को, और ये इमरजेंसी लगभग 2 साल तक चली, फ्रॉम 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, एंड दिस पीरियड इज नोन एज डार्क डेज इन इंडियन डेमोक्रेसी। मैं बता चुका हूं क्यों डार्क डेज, मिसयूज किया है पूरी तरह से। आखिर संविधान के अंदर ये प्रोविजंस दिए गए हैं देश को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। अगर आप फेल हो रहे हैं आप रिजाइन कीजिए, रादर देन पुटिंग द एंटायर कंट्री ऑन होल्ड बाय पुटिंग इट अंडर इमरजेंसी। So let us briefly discuss कि why emergency period is known as dark days for democracy। क्या क्या चीजें हुई उस टाइम में जिस कारण से इसको dark days कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू, इट वाज इम्पोज्ड ऑन ए मॉडिफाइड ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये जो ग्राउंड बताया गया ये अपने आप में गलत है, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ना होकर के सरकार की अपनी नाकामयाबी थी जिसको छुपाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। उसके अलावा तमाम जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स थे guaranteed under article 14 like right to equality या article 19 there are different sets of right like freedom of speech and expression, या article 21 right to life, ये सब कुछ सस्पेंड कर दिए गए by using article 359(1) of the Indian Constitution। इनफैक्ट मीडिया पे पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दिया गया कि आप सरकार को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। अगर मीडिया कुछ भी सरकार के खिलाफ छापती थी इमरजेंसी के टाइम में सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो मीडिया वालों को अरेस्ट कर लिया जाता था। और यही कारण है कि फिर मीडिया वालों ने सरकार को क्रिटिसाइज करने का नया तरीका निकाला, उन्होंने ब्लैंक एडिटोरियल छापने शुरू कर दिए। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का उस टाइम का एक पेपर का कटिंग है, ब्लैंक एडिटोरियल कि भाई आप हमें कुछ लिखने नहीं दे रहे हो तो इससे अच्छा हम खाली ही छोड़ देते हैं। तो दैट वाज अनदर वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, जिसमें आप सरकार को क्रिटिसाइज भी कर दें और बच भी जाएं कि आप किस तरह से हमारा मुंह बंद कर रखा है आपने। सो इस तरह के आर्टिकल्स छपते थे ब्लैंक एडिटोरियल्स के। दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये जो सेंसरशिप प्रोविजन था उसका मिसयूज कर रही थी सरकार। उसके अलावा कई सारे अमेंडमेंट्स लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे अमेंडमेंट्स जो हमारे देश को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे थे धीरे धीरे। देखिए जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं वो डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है कि बोल करके जाते हैं कि आज से हम डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटर हो जाएंगे। वहाँ के जो रूलर्स आते हैं वो संविधान को इस तरह से बदल देते हैं, जैसे आप रसिया की ही बात कर लीजिए।
पुतिन अब संविधान को इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि उनका कंट्रोल हमेशा के लिए बना रहे रसिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे, रसिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे. ही विल नेवर से दैट आई एम रिजेक्टिंग डेमोक्रेसी और आई एम रिजेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही विल अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर, और ही इज अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट इज अलाउिंग हिम टू रिमेन इन पावर फॉर एवर एंड यूजिंग अनब्रिडल्ड पावर, एक्सेसिव पावर, that is allowing him to misuse his power. इसी तरह के काम कुछ इंडिया में भी शुरू हो गए थे. इंदिरा गांधी is not rejecting constitution or she is not openly saying that I am against democracy, but the kind of amendments were being brought into the constitution that was a kind of threat on democratic fabric of the country. Let us see the kind of amendments. 38th amendment 1975, उसमें इन्होंने इस अमेंडमेंट में साफ साफ कह दिया कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू. मतलब हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, अब कोई भी कोर्ट इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि इमरजेंसी की जरूरत थी कि नहीं. यू कैन नॉट रिव्यू इट इन द कोर्ट. हमने कह दिया, बात खत्म. और इस प्रोविजन को बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44th अमेंडमेंट एक्ट में रिवर्स किया 1978 में. तो आप देखेंगे कि जो जो गलतियां की गई डेमोक्रेसी को हैम्पर करने के लिए थ्रू सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, उन सब को रिवर्स किया गया है इन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जब जनता पार्टी की सरकार आई तो. और भी देखिए 39th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी जी ने ये एंटर करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर कुड नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. तो ये राजनारायण केस वाला जो फैसला था उसको रिवर्स करने का ये तरीका था कि भाई अगर कोई प्रधानमंत्री बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है, वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, स्पीकर बन चुका है, तो अब वो इलेक्शन उसके इलेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, ये किसी भी कोर्ट में इसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती. तो नेचुरली जो राजनारायण के केस में उनके खिलाफ फैसला आया था उससे बचने का ये जरिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंड कर दो. और ये जो फैसला था सरकार का, ये जो अमेंडमेंट था, इसको रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स मिनर्वा मील जजमेंट ऑफ 1918 एंड इट रिस्टोर्ड द ओल्ड प्रोविजन. उसके अलावा एक 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में. ये आप सब जानते होंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है बिकॉज ऑफ द वाइड चेंजेस, स्वीपिंग चेंजेस. इसने बहुत सारा संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस को बदल दिए, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन इसने बदल दिया. मतलब आपने जो ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो संविधान लिखा था उसका शकल ही बदल दिया आपने. एंड दैट इज वाई 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज, और यू मे से sarcastically और क्रिटिकली नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. और भी मिसयूजेज हुए. कानून था उस टाइम में मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. तो ये मिसा लॉ एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. क्राइम करने से पहले ही सरकार आपको अरेस्ट कर सकती है इन इफ इट इज़ ऑफ व्यू कि आप कोई क्राइम कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं. मिसा लॉ वाज ब्रॉट इन 1971, लेकिन इसका खूब मिसयूज हुआ इमरजेंसी के टाइम में. लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया ऑन दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन ग्राउंड मिसा लॉ. जेपी हों, चाहे मोरारजी देसाई हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, चौधरी चरण सिंह हों, सबको मिसा के अंतर्गत. इनफैक्ट उस टाइम में एक लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेज दिया गया था मिसा लॉ के अंतर्गत. और उसी टाइम में जब वो जेल में थे तब उनकी सबसे बड़ी डॉटर, उनका जन्म हुआ तो उन्होंने उनका नाम ही रख दिया मिसा भारती. चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल लीडर्स जो भी सरकार के क्रिटिक्स थे, लालू भी क्रिटिक थे, सबको जेल भेज दिया मिसा कानून का इस्तेमाल करके. तो मिसा जो लॉ था, दैट वाज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसको काफ़ी मिसयूज किया गया. और यही कारण है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने मिसा लॉ को भी रिपील कर दिया. अगर आप मौजूदा कानून देखें, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसका क्रिटिसिज्म मैं आप न्यूज़पेपर एनालिसिस में कर चुका हूं, तो इस UAPA को बार बार कंपेयर किया जाता है मिसा से कि UAPA उससे कम नहीं है. इट इज़ अ न्यू इनकारनेशन ऑफ मिसा. UAPA में भी आपने देखा कि कई सारे एक्टिविस्ट्स को जो भी सवाल उठाते हैं CA वगैरह पे, उनको जेल भेज दिया जाता है. अब मैं ब्रीफली बता दूं कि ये आर्टिकल आया क्यों है. क्योंकि देखिए 25 जून को मैंने बताया कि 1975 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी. तो इस साल 25 जून हाल फिलहाल में बीता है, 2-3 दिनों पहले 46th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही थी इमरजेंसी की. एंड दिस डे इज कंसिडर्ड एज डार्क डेज. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि द डार्क डेज
of 1975 to 1977 can never be forgotten and India witnessed a systematic destruction of institutions. अगर आप ध्यान से समझिए तो देखिए ये सरकार ने काउंटर एक्ट किया था, लेकिन इतना हमारे ये पॉलिटिकल न्यूज़ है हमारे काम का नहीं है कि लोग कह रहे थे कि आपने यूएपीए ला करके डेमोक्रेटिक फैब्रिक को आपने ख़राब कर रहे हैं। खासकर जो अपोजिशन लीडर्स हैं जैसे कि राहुल गांधी वगैरह, ये यूएपीए के लिए सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो फिर सरकार ने ये मौका चुना जब इमरजेंसी के 46 ईयर्स का ओकेजन आया, तो फिर इनको याद दिलाया अपोजिशन को कि देखिए आप जब पावर में थे तो आपने क्या क्या किया था, याद दिलाते हैं हम आपको, देयर वर द डार्केस्ट आवर्स। तो ये जवाब और काउंटर एक्शन, काउंटर जवाब, ये चलिए पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे काम का नहीं है, लेकिन आई होप कि इमरजेंसी की पूरी बैकग्राउंड आपको समझ आ गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने भी आसाम ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा था, जून 25 अ ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Pakistan to remain in grey list of FATF. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. FATF है क्या, पहले इसको समझते हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको बनाया गया था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है इन पेरिस, दैट इज इन फ्रांस। और FATF का मेन पर्पस क्या है कि टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करे। अगर कोई भी ऐसा देश है या कोई भी ऐसे देश के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस दे रहे हैं इन वन वे और अदर, तो उस देश के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव FATF का टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कोई भी ऐसा देश है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करा रहा है थ्रू वन वे और अदर, देयर आर मेनी वेज लाइक राउंड ट्रिपिंग और ओपनिंग सेल कंपनीज। तो मनी लॉन्ड्रिंग, आई होप आप समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ होती है। जैसे काले कपड़े या गंदे कपड़े धुल करके लॉन्ड्री से सफ़ेद हो जाते हैं, से मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना थ्रू मेनी वेज। तो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंस में इन्वॉल्व होने वाले देशों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव से FATF ग्रुपिंग बनाई गई। FATF ग्रुपिंग वाज स्टार्टेड बाय G7 कंट्रीज। मतलब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने फ्लोट किया था। आज के टाइम इसके टोटल 39 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। और कैसा नियम होता है कि कोई भी देश अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है तो उसके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोक दिए जाए। अब आजकल की ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में मान लीजिए कि पाकिस्तान ही है, ये अगर पाया जा रहा है कि ये किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेरर ग्रुप को फाइनेंस कर रहा है, तो पाकिस्तान के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। और आजकल जो बैंक्स हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इंटरनेशनल बैंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल मेथड्स ऑफ ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो सब फ्रीज कर दिया जाएगा। तो अपने आप ये टेरर फाइनेंसिंग कर नहीं पाएंगे। देखिए, आपको अगर इंटरनेशनल फाइनेंस टेरर को फाइनेंस करना है तो आप पाकिस्तान के बैंक को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। समवेयर यू विल हैव टू यूज सम इंटरनेशनल बैंक एज वेल, और वहां जाकर के आपको रोक देगा वो। आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर कि आप अगर टेरर फाइनेंस कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो आपके देश की इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट ना मिले, इसके लिए आपके देश का सारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर्ब कर देगा FATF। अब FATF के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि सर खाली 39 कंट्रीज़ हैं तो कैसे ये पूरे दुनिया भर में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रोकेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रोकेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि FATF के अंदर जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज़ हैं, दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज़ और द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, US है। तो अगर ये कंट्री चाह दें कि नहीं हम लोग ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होने देंगे, तो फिर वो नहीं होने देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो दुनिया के मेजर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, दे बिलोंग टू दीज 39 कंट्रीज। तो इस कारण से दे हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड, दे आर जस्ट 39 बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड दे कैन रिस्ट्रिक्ट एनी कंट्री फ्रॉम मेकिंग एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड दे कैन फोर्स अ कंट्री ऑन इट्स नीज इफ दे पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन दोज कंट्रीज। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं। अब FATF काम कैसे करता है? FATF जो है वो जो भी डाउटफुल कंट्रीज होते हैं पहले उनको ग्रे लिस्ट में डालता है कि भाई आपके यहाँ पे ये टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ रहे हैं, इसलिए हमने आपको ग्रे लिस्ट में डाला है। ग्रे लिस्ट मतलब यू आर अंडर वॉच, आपको देखा जा रहा है। तो ग्रे लिस्ट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग सिग्नल कि आपको आगे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो ग्रे लिस्ट को आप समझ सकते हैं, इट्स लाइक ए येलो कार्ड इन फुटबॉल मैच। कैसे फुटबॉल मैच में येलो कार्ड दिखा के रेफरी बोल देता है कि भाई अभी संभल जाओ नहीं तो अगले बार रेड कार्ड मिलेगा। तो
ग्रे लिस्ट में कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया। अब यहाँ भी बच्चे सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर जब पाकिस्तान मेंबर है ही नहीं FATF का, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के फ़ायदा क्या है? देखिए, पाकिस्तान भले मेंबर ना हो FATF का, लेकिन FATF के मेंबर्स तो आपस में फैसला कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। तो इस तरीके से पाकिस्तान बिना मेंबर हुए भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अगर हम फैसला तो कर सकते हैं ना, हम ये 39 कंट्री जो मेंबर हैं या आपस में तो फैसला कर सकते हैं ना कि भाई हम पाकिस्तान को ट्रांजैक्शन नहीं करने देंगे, हाँ हम अपने यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन होने नहीं देंगे। एटलीस्ट दे कैन डिसाइड दैट, एंड इन दैट वे पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं विदाउट पाकिस्तान बीइंग मेंबर ऑफ FATF। और ग्रे लिस्ट के बाद दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट, जहाँ पे कंट्रीज को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करने पे पाबंदी लगा दी जाती है। कुछ कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, दिस इज लाइक रेड कार्ड। इसके बाद तो सीधा सीधा इनके ट्रांजैक्शंस रोक दिए जाते हैं। द कंट्रीज प्लेस्ड इन ब्लैक लिस्ट आर also known as non-cooperative countries, and they are subjected to trade sanctions and they cannot get loan from international organizations like IMF or World Bank. ग्रे लिस्ट में आने से भी तकलीफें क्या हैं? देखिए, ब्लैक लिस्ट से तो तकलीफें हैं ही हैं, ग्रे लिस्ट आने में भी तकलीफ है। ग्रे लिस्ट के हो जाने के बाद भी कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, वो इकोनॉमिक सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। लोन्स लेने में तकलीफ होने लगती है इन ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज दे से कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू रेक्टिफाई योर इंटरनल सिस्टम एंड मूव आउट ऑफ ग्रे लिस्ट, देन ओनली वी विल गिव यू लोन। तो ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड कम होने लगता है, क्योंकि दुनिया भर के देश ट्रेड करना बंद कर देते हैं, इंटरनेशनल बॉयकॉट होना शुरू हो जाता है। तो ग्रे लिस्ट में भी खतरा है, ब्लैक लिस्ट में तो फिर पूरी तरह से इकोनॉमी क्रम्बल होने लगती है। अब करंट न्यूज ये है कि पाकिस्तान लगभग 3 सालों से ग्रे लिस्ट में है। उसको 27 पॉइंट का प्लान एक्शन दिया गया है कि इन सारे 27 मुद्दों पे आप काम करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान, इन सबको अरेस्ट करें, इन सब पे केसेस चलाएं, टेरर फाइनेंसिंग को रोकें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। तो इस तरह के 27 पॉइंट्स का लिस्ट बनाकर के FATF कंट्रीज ने दिया है। पाकिस्तान बार बार ये कोई ना कोई बहाने लेकर के आ जाता है कि अभी तो ये दिक्कत हो गई, अभी कोरोना आ गया, अभी वो आ गया, अभी थोड़ा और वक्त दीजिए। तो ऐसे भीख मांग करके ये हर बार 6 महीने का एक्सटेंशन ले लेता है, और हर 6 महीने में ये न्यूज़ आता है। पिछले 2 सालों में ये चौथी बार मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने फिर से भीख मांगी है FATF के सामने कि सर 6 महीने का और मोहलत दे दो, हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ना डालो। और फिर से यही न्यूज़ आता है कि हाँ ठीक है, FATF ने 6 महीने की और मोहलत दे दी है कि हमें इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, ब्लैक लिस्ट ना किया जाए। तो पाकिस्तान ने को यही न्यूज़ है कि पाकिस्तान को 6 महीने का और वक्त मिल गया है अपने जो भी ये 27 पॉइंट कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल करने का। तो अब 6 महीने में वो करेगा, लेकिन आज नहीं तो कल अगर ये सारे काम वो नहीं करता है तो कभी ना कभी तो ये ब्लैक लिस्ट हो ही जाएगा। The next article is taken from economy segment. It is about agri-stack, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy, especially agriculture sector point of view. तो agri-stack है क्या? देखिए, agri-stack is a collection of digital database related to agriculture. जो farmers हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रखा जाएगा। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एग्री-स्टैक। इसके अंतर्गत होगा क्या कि हर एक फार्मर की एक आईडी बनेगी और उस आईडी को लिंक किया जाएगा उसके लैंड रिकॉर्ड के साथ कि भाई ये रामू हैं, इनकी ये आईडी नंबर है और इनका ये ज़मीन है, उस ज़मीन का आईडी नंबर दोनों को लिंक किया जाएगा। और फिर तमाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा है कि कब इन्होंने कौन सा फसल उगाया, कब इनको लोन की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन से इक्विपमेंट से इस्तेमाल करते हैं, कितना आउटपुट आया, कब क्रॉप लॉस हुआ, सब डाटा वहाँ पे स्टोर किया जाएगा इन दिस एग्री-स्टैक। और एग्री-स्टैक से फ़ायदा क्या होगा? ये डाटा को शेयर किया जाएगा विथ कंपनी, डिजिटल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी जिससे एनालिसिस की जाएगी कि फार्मर्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखिए, हर एक फार्मर का जब डाटा डाल दिया जाएगा तो एक ओवरऑल एनालिसिस करके, डेटा एनालिटिक्स करके माइक्रोसॉफ्ट भारत सरकार को अंदाज़ा देगी कि किस एरिया में फार्मर्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस एरिया में फार्मर को लोन की ज़रूरत है, किस एरिया में सप्लाई चेन ख़राब है एग्रीकल्चर का, किस एरिया में इनपुट रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र वगैरह की। ये सब कुछ डाटा इस एनालिसिस से सरकार को पता चल जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट इज पार्टनर, इंप्लीमेंटिंग पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस एग्री-स्टैक अप्रोच। इसमें दिक्कत क्या है? व्हाट इज द चैलेंजेस? सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सप्लॉइटेशन होने का, फार्मर्स के हमारे एक्सप्लॉइट होने का। माइक्रोसॉफ्ट के पास अगर डाटा चला गया फार्मर्स का कि इनको कब कब लोन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो डाटा लीक हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ने बेच दिया
किसी बाकी सारे लोन कंपनियों को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, तो ये लोन कंपनियां तो समझ जाएंगी कि अच्छा फार्मर्स को इन वक्त पे इन एरियाज़ को फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत होती है, और फिर ये लोन कंपनियां वहाँ पे पहुँच जाएंगी, फार्मर्स को महंगे दामों पे लोन देंगी और बाद में हरास करेंगी। हमने ऑलरेडी देख रखा है आसाम के अंदर कैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हरास कर रहे हैं लोकल लोगों को, फार्मर्स को कैसे मनी लेंडर्स हरास करते हैं। तो ये खतरा है जिसका ध्यान रखना है हमारी सरकार को कि ये डाटा जो है इसका मिसयूज ना हो। अदरवाइज तो आप देखते हैं फ़ोन करके कॉल आ जाता है कि सर आपको लोन की ज़रूरत है क्या। वो क्यों आता है आपको? जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे या आपके अकाउंट से पैसे कम होंगे, बैंक वालों को आपका डाटा बेच चुका है बैंक वाला, और बैंक वाले के डाटा बेचने के कारण लोग को पता चल जाता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको कॉल आ जाता है। तो सिमिलर थिंग कैन हैपन हियर एज वेल। एग्री स्टैक क्या है, कैसे है, जो चीज़ मैंने बताई वही सारी बातें यहाँ लिखी हैं, सरकार के द्वारा रिलीज़ किया हुआ क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ लिखी हैं। एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा ध्यान से यहाँ आप समझिए। एग्री स्टैक पे अगर सवाल आ जाए तो इस तरह का इंट्रोडक्शन आपको जरूर लिखना है कि रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम। तो फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी उसके रिपोर्ट में, या नीति आयोग का डिस्कशन पेपर ऑन नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मिंग सेक्टर, या फिर फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, इन तीनों ही चीज़ों में बोला गया है, सेम रिकमेंडेशन दिया गया है कि वी नीड टू डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस फॉर फार्मर्स। और इन्हीं तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के रिकमेंडेशन के बाद ये एग्री स्टैक बिल्ड किया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article taken from Assam segment, it is about rewarding for honesty in order to curb corruption in public life, and ideas discussed here are important for our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view, especially from the segment probity in governance। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए 21 जून को हमारे स्टेट के एक होम गार्ड बोरसिंह बे ये ड्यूटी पे थे, और ड्यूटी पे इन्होंने अपनी टीम के साथ एक ट्रक को रोका, उसको चेक किया, और ये ड्यूटी पे थे देखने के लिए कि कहीं कोई ड्रग स्मगलिंग तो नहीं हो रही। और जब वो ड्राइवर पकड़ा गया कि वो ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, तो उसने बोरसिंह बे साहब को बहुत अच्छा कुछ ब्राइव भी ऑफर किया कि यार इतने रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, जाने दो। लेकिन इन्होंने ब्राइव ना लेते हुए आसपास की पुलिस पेट्रोल टीम को अलर्ट किया, और बाद में पुलिस पेट्रोल टीम ने आकर के ये 3 किलोग्राम का ड्रग्स सीज किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 12 करोड़ रुपए की है। तो आप सोचिए कि इनको कितना हैंडसम अमाउंट उसने ट्रक ड्राइवर ने ऑफर किया होगा एज ब्राइव। 2, 3, 4, 5 लाख तो ऑफर 10-20 लाख किया ही होगा। वो न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन बहुत सारा अमाउंट तो ऑफर किया ही होगा। नेचुरली इसके बावजूद भी ही रिमेन्ड अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और इस कारण से ये इतना बड़ा हमें ब्रेक थ्रू मिला है इन कर्बिंग ऑफ ड्रग मेनेंस। और यही कारण है कि अब असम सरकार ने बोरसिंह बे साहब को के जॉब को अपग्रेड करते हुए अब इनको परमानेंटली रिक्रूट कर लिया। अब इनको कांस्टेबल पोस्ट पे असम पुलिस में लगा दिया गया है। पहले ही वाज अ होम गार्ड, नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कांस्टेबल इन असम पुलिस। उसके अलावा 1 लाख का रिवॉर्ड भी दिया गया है इनको। अब इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे पेपर 5 में, एथिक्स पेपर में, उसको समझते हैं। देखिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन ऑर्डर टू रिड्यूस करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज, उसमें साफ साफ कहा गया है कि देखिए करप्शन को कम करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आपको यू विल हैव टू इनकलकेट वर्च्यूज, जो अच्छी आदतें हैं वो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर इनकलकेट करानी होगी, उनको फील कराना होगा, लाइक इंटीग्रिटी या डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। सच virtues has to be integrated or inculcated. They must be trained in that manner, and only men who are having that orientation should be taken into public jobs, and that is why ethics and integrity paper has been introduced in your syllabus, ताकि जो लोग इस ओरिएंटेशन वाले हैं, जो करप्ट ओरिएंटेशन वाले हैं, उनको पहले ही हटा दिया जाए, और जिनके अंदर अच्छी वर्च्यूज इनकलकेटेड हैं उनको लिया जाए सर्विसेज में। दूसरा जो अप्रोच उन्होंने सजेस्ट किया है, दैट वी नीड टू रिवॉर्ड for honesty and we need to punish the corrupt। तो इट इज़ नोन एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच इन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, कि भाई जो करप्ट काम कर रहे हैं उनको पनिश किया जाए, ऑनेस्ट लोगों को रिवॉर्ड किया जाए। और यही एग्जाम्पल कि ऑनेस्ट लोगों को रिवार्ड किया जाए ताकि पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन कम हो, इसी का एग्जाम्पल है बोरसिंह बे को अपॉइंट करना एज कांस्टेबल इन असम पुलिस। दिस कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल कि भाई इन्होंने ऑनेस्टी दिखाई और इस कारण से इनको रिवॉर्ड दिया गया, इनके जॉब को अपग्रेड कर दिया गया। तो दिस कैन बी अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच सोन बाई असम गवर्नमेंट। सेकेंड ARC में क्या लिखा है कि नॉर्मली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इसका उल्टा होता है।
हम लोग करप्ट लोगों को रिवॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस, करप्ट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या क्रिमिनल्स का नेक्सस जो है वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक सर्वेंट्स को करप्ट रखा जाए और हम लोग उनको अच्छी पोस्टिंग, उनको अच्छा ऊपर से ब्राइब दिया जाता है, जबकि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे आर पनिश्ड। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, बार बार ऑनेस्ट लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो होना चाहिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच का उल्टा एप्लीकेशन होता है हमारे देश के अंदर, एंड दैट इज वाई करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज आर वेरी हाई इन आवर कंट्री। वी नीड टू रिवर्स दिस, रिवार्ड द ऑनेस्ट एंड पनिश द करप्ट, लेकिन होता उल्टा है। और यही कारण है कि करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेज इन इंडिया इज वेरी हाई। आवर रैंक इज 86th आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक इंटरनेशनल और एनजीओ है, जिसमें दुनिया भर के देशों को उनके पब्लिक ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज में कितना करप्शन, उसके लेवल पे रैंकिंग दी जाती है। और इंडिया का रैंकिंग इस साल 86 था, पिछले साल 80 था, उससे और खराब ही हुआ है 6 रैंक, और 86 पर हम स्लिप कर गए आउट ऑफ 180 कंट्री। तो मतलब हालत हमारी काफ़ी खराब है, दुनिया में बहुत करप्ट हैं हम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एनजीओ है, एस्टैब्लिश्ड इन 1993 विथ बेस इन बर्लिन, जर्मनी। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो पब्लिश करता ही है, जिसमें दुनिया भर के देशों को उनके पब्लिक ऑफिसेज में क्या करप्शन के लेवल है उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट ये पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment again. It is about fishes found dead in Dighali Fukri. तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए सबसे पहले समझते हैं कि करंट न्यूज़ क्या है. तो दिघाली फुकरी टैंक तो आपने सबने देख ही रखा होगा, गुवाहाटी के अंदर है दिघाली फुकरी पॉन्ड. तो यहाँ पे लगभग बहुत सारी फिशेज, इनफैक्ट मोर देन 600 किलोग्राम ऑफ फिशेज वर फाउंड डेड. और माना जा रहा है कि इस डेथ के पीछे, इतने मास लेवल पर डेथ के पीछे कारण है एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम के कारण कैसा है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनसाइड द पॉन्ड वेंट डाउन. तो एल्गल ब्लूम क्या चीज़ होती है? देखिए एल्गी क्या होता है वो तो आप जानती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, एक तरह का फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी जो किसी भी पॉन्ड या वाटर बॉडी के ऊपर इस तरह से फैल जाता है. सो दे आर लाइक वाटर प्लांट्स, they are a kind of water plant and algae and they float on the surface of a water body. अब ये जब बहुत ज़्यादा एल्गी हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम से होता क्या है कि जो हवा में से ऑक्सीजन वाटर बॉडी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाता है, हवा से ऑक्सीजन वाटर बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है. दैट लीड्स टू डिक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. और जब हवा से नीचे ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाता है पानी के अंदर, तो फिर नीचे मछलियां सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और फिर मछलियों की डेथ होने लगती है. तो ये काफ़ी दुखद घटना है. कई सारी मछलियाँ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, डाइड इन दिघाली फुकरी पॉन्ड. दिघाली फुकरी की बात की जाए तो आपको पता ही होगा, इट इज़ इन गुवाहाटी. It is made of two Assamese word. Dighal means long and Fukri means lake. और माना जाता है it is a legend of course, mythology है. It was created by King Bhagdatta, son of Narkasur, who was a king of Pragyajyotispur. तो आसाम का पुराना नाम तो प्राग्यज्योतिषपुर ही है, आपको पता होगा. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 361 to 365. Topic number 361 is about systematically important core investment company. It is an NBFC carrying the business of acquisition of shares and securities. It must satisfy following conditions. It should not hold less than 90% of its total asset in the form of investment in equity shares, preference shares, or debt or loan in group companies. Its asset size should be 100 crore or above, or it should accept public funds. Please attempt this question based on topic number 361. Topic number 362 is about non-banking financial company, NBFCs, microfinance institutions. So it must fulfill following criteria. The loan disbursed by these NBFC microfinance institutions to the borrowers with a rural household annual income should not increase 1 lakh rupees. Loans should be extended without collateral. Total indebtedness to the borrower does not exceed 1 lakh rupee, and tenure of the loan should not be less than 24 months for amount in excess of rupees 15,000. NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन APSC के लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये क्वेश्चन APSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको देख लेना APSC PT से पहले.
World Happiness Report. It is released by Sustainable Development Solutions Network by United Nations General Assembly. It gives ranking to 156 countries of the world on the basis of their happiness, और कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर फ्रॉम 0 to 10. लोगों से ओपिनियन मांगा जाता है कि आप कितने खुश हैं, उसके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है. फिनलैंड पिछले 3 सालों से लगातार टॉप पे आ रहा है, वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, जबकि हमारी देश के अंदर हैप्पीनेस की हालत थोड़ी ख़राब है. वी आर ऑन द बॉटम साइड, मतलब लोअर एंड पे हैं. आउट ऑफ 156 कंट्रीज वी आर 144. तो दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक हम हैं. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 363. टॉपिक नंबर 364 इज अबाउट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं HDI पब्लिश करने के लिए? तो हेल्थ पैरामीटर लिया जाता है, उसमें हेल्थ के लिए मेजर करने के लिए लिया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. उसके अलावा नॉलेज के लिए 2 पैरामीटर्स लिए जाते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. और तीसरा डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, उसके लिए लिया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. HDI 2020 की बात की जाए तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड, ये दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज. इंडिया की रैंक यहाँ भी खराब है, 129. वी आर पुअर परफॉर्मर इवन एज कम्पेयर टू श्रीलंका. भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान से हम रिलेटिवली बेहतर हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक 364. टॉपिक 365 इज अबाउट फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. इट वाज incorporated in 2014 as a company under Companies Act. It was promoted by a fixed income money market and derivative association of India and FEDAI of India, that is Foreign Exchange Dealers Association of India. दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो कि RBI ने इसको नहीं बनाया है. सवाल यही आएगा कि it has been floated by RBI and a statement will be wrong. It was recognized by RBI as an independent benchmark administrator in 2015. The main objective of the company is to act as an administrator of the Indian interest rate and foreign exchange benchmark in order to introduce and implement policies and procedures to handle the benchmarks. And it is located in Mumbai. Please attend this question based on topic number 365. This is the answer of question number 356 to 360 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following countries are notorious for golden triangle? The correct answer will be Myanmar, Laos, Thailand. Option D. Which of the following has first international maritime arbitration center? Answer is option D, Gift City, Gujarat. Next question, India's current operational aircraft is INS Vikrant? No, operational aircraft carrier is INS Vikramaditya. INS Vikrant is an indigenous aircraft carrier. This is right. It is being developed and will be inducted next year. So the correct answer is option B. And golden visa has been recently brought by UAE. So the correct answer is option B. वेदांता बरुआ जो असम से NRI हैं उनको दिया गया हाल फिलहाल में, इस कारण से ये न्यूज़ में था. That's all from our side for today. Thanks for watching.